अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन की कौन सी टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। आज ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको हम देखते हैं। जब भी कोई चीज़ मूव करती है, किसी सरफेस पे मूव कर रही है या कोई चीज़ हवा में मूव कर रही है, तो उस टाइम उसकी मोशन को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो जो रुकावट है उसको हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस है। ये ब्लॉक इस सरफेस पे जब मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक को, इसकी मोशन को रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो वो जो रुकावट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी तरह मेरे पास कोई भी बॉल है, उसको मैं एयर के अंदर जब फेंकती हूँ, सपोज डाउनवर्ड फेंकती हूँ, तो एयर भी मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। तो जब एयर के अंदर भी ये मूव करेगी बॉल, तो इसकी मोशन को रेजिस्टेंस का, रुकावट का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स या ड्यू टू एयर। तो वो जो रुकावट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट तो हमें क्लियर होता है कि फ्रिक्शन क्या है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है, मोशन में होती है, बेशक वो सरफेस पे मूव कर रही है या फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है। एयर भी मेरे पास एक फ्लूइड है, एयर में मूव कर रही है या पानी में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन को जो रुकावट फेस करनी पड़ती है, जो रुकावट आगे से उसकी मोशन को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, ये मेरे पास कोई एक ब्लॉक है जिसका मैस m है, ठीक है। ये मेरे पास कोई एक ब्लॉक है जिसका मैस m है और इसको मैंने एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे पास आइडियल केस नहीं है, रियल केस है। और रियल लाइफ के अंदर हमारे पास जो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होती, बिल्कुल 100% स्मूथ सरफेस नहीं होती है। जितनी मर्जी सरफेस स्मूथ हो, लेकिन एटॉमिक लेवल पर जब हम जाएं तो उसके अंदर रफनेस लाजमी होती है। तो ये मेरे पास आइडियल केस नहीं है बल्कि रियल केस है। अब इस ब्लॉक को मैंने क्या करवाना है, मूव करवाना है। इससे पहले आपको पता है कि ये ब्लॉक जोन से है, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। तो जितनी फोर्स इसकी वेट की डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इतनी फोर्स जो सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। तो जितनी फोर्स ये ब्लॉक सरफेस पे लगा रहा है, उतनी ही फोर्स ये सरफेस ब्लॉक पे लगाएगी, जिसको मैं अपवर्ड एरो से शो कर रही हूँ। और इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं, या परपेंडिकुलर फोर्स, मोस्टली से हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये दो फोर्सेज इसके ब्लॉक के ऊपर रेस्ट, जब ये रेस्ट पे है तो लग रही हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट मूव करवाना है, इस डायरेक्शन में मैंने इसे मूव करवाना है। तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स F लगाती हूँ। इस ब्लॉक के ऊपर जब मैंने फोर्स F लगाई, और ये फोर्स मेरे पास स्मॉल फोर्स है, ठीक है। सपोज किया हमने कि ये फोर्स मेरे पास स्मॉल है। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्लॉक है मेरे पास, ये रेस्ट पोजीशन पे रहता है, मूव नहीं करता, ठीक है। क्यों मूव नहीं करता, जबकि हमने तो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है। लेकिन ये ब्लॉक जोन से एक्सेलरेट नहीं किया, ये रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, जब ये फोर्स स्मॉल है तो ये रेस्ट पे है। क्यों, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इस फोर्स को अपोज कर रही है, इस फोर्स को रोक रही है, इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जो ऐसी फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स, इसके साथ मैं छोटा सा ए लिख देती हूँ कि फोर्स मैंने अप्लाई किया है, इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो कि इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में मूव करने से रोक रही है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। और जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो रेस्ट पे बॉडी है उस टाइम जो उसकी फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है, ये अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। जो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है, ये अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है जब तक कि मेरी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही। क्यों मूव नहीं कर रही, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, कि एक ऐसी फोर्स है जो कि उस फोर्स को रोक रही है, अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो जब तक मेरी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो ये रिलेशनशिप वैलिड है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के। अगर मेरे पास अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेगी, अगर मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करूंगी
तो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहां से हमें पता लगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, अप्लाइड फोर्स पे, जब ये बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मेरे पास वैलिड है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है। अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, अप्लाइड फोर्स डिक्रीज करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये इसके साथ वेरी करती रहेगी। ठीक है, अब फ्रिक्शन मेरे पास आती कहां से है, फ्रिक्शन जोन सी है, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कहां से आती है, वो सरफेस, जो दो सरफेस एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इन सरफेस की वजह से फ्रिक्शन जोन सी है वो प्रोड्यूस होती है। जितनी मर्जी आप ये स्मूथ सरफेस ले लें, जितनी मर्जी आप स्मूथ सरफेस ले लें, लेकिन जब हम इसे एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, क्योंकि ये रियल सरफेस है तो इसके अंदर रफनेस लाजमी होती है। तो लेट्स सपोज जब हमने इसे अजूम करके देखा, इसे एटॉमिक लेवल पे देखा, तो जो सरफेस है, ये जो आपको यहाँ पे स्मूथ नजर आ रही है, ये स्मूथ नहीं थी बल्कि कुछ इस तरह से सरफेस थी। इसी तरह ये जो ब्लॉक M में मैंने रखा है, मैस जिसका M है, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसको भी जब हमने देखा तो ये भी स्मूथ नहीं है बल्कि इसके अंदर भी क्या है, रफनेस है मेरे पास। ठीक है, कुछ रफनेस है। अब मेरे पास इस रफनेस की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस रफनेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन। अब ये जो पीक है, ये पीक पीछे वाली पीक को क्या करेगी, आगे की तरफ जाने से रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो जब ये पीक यहाँ पहुंचेगी तो ये वाली पीक इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। इस तरह से इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग पैदा हो जाती है, जिसको हम स्पॉट वेल्ड्स कहते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरफेस की रफनेस की वजह से ये फ्रिक्शन जो उनसे पैदा होती है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देख ली। अब आगे हम देखेंगे कि मेरे पास फिर जब बॉडी मूव करती है उस टाइम जो फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जब मैं इस अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करूंगी, ठीक है, एक हद तक तो इंक्रीज करती जाऊंगी, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उस लिमिट से आगे मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करूंगी तो जो मेरे पास मैस M है ये राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, ये एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो क्या मतलब, इस टाइम कोई इसके पास फ्रिक्शन नहीं लग रही, इस टाइम भी फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन इस टाइम जो फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस टाइम जो अप्लाइड फोर्स ये लग रही है, ये सिर्फ बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करवा रही, बल्कि नेट फोर्स इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक अप्लाइड फोर्स है, इसको अपोज कर रही है काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट फोर्स मेरे पास बचेगी, इसको मैं लिख देती हूँ, मेरे पास क्या है, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स इस मैस M को राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करवा रही है, एक्सेलरेट करवा रही है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये जनरली लेस होती है, लेस देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ये आमतौर पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। तो इस केस के अंदर मेरे पास जब नेट जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी नेट फोर्स। ये वाली जो नेट फोर्स है ये क्या कर रही है, इस बॉडी को राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रही है, सिर्फ अप्लाइड फोर्स इसको एक्सेलरेट नहीं करवा रही। ठीक है, कुछ ना कुछ अप्लाइड फोर्स को ये जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है ये बैलेंस कर रही है। ओके, जब मेरे पास अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो उस टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा, जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो जो हमारी बॉडी है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करती है, मूव करती है। तो अगर मेरे पास Fa को मैं कर दूं, रिमूव कर दूं, इस फोर्स को मैं खत्म कर दूं, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक्ट कर रही है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, अप्लाइड फोर्स को हमने हटा दिया है, तो कुछ टाइम के बाद जो बॉडी है वो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर एक्ट करती रहेगी। ठीक है, बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करेगी, वो रोकती रहेगी
और कुछ टाइम के बाद जो हमारी बॉडी है वो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, जब हम अप्लाइड फोर्स को कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को देख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन को देख लिया क्या होती है और ये किस तरह से लगती हैं, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती हैं, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारे पास डिपेंड किस पे करती है, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन को देखने से पहले कि फ्रिक्शन की फोर्सेस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, हम फार्मूला देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फार्मूला है मेरे पास और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फार्मूला है। जब दो सर्फेसिस आपस में कॉन्टैक्ट में है तो आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता लगती है कि वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो नॉर्मल फोर्स है जो कि सरफेस लगा रही है, किसके ऊपर लगा रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने देखा था कि ये मेरे पास सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड वेट लगा रही है mg और जो सरफेस है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इस नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो जो म्यू एस है ये मेरे पास एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। और ये इक्वालिटी किस टाइम होल्ड करती है, जिस टाइम पे जो बॉडी है वो जस्ट अबाउट टू मूव, जिस टाइम बॉडी मूव करने के बिल्कुल किनारे पे है कि अब थोड़ी सी और फोर्स लगेगी तो ये बॉडी क्या कर देगी, मूव कर देगी, उस टाइम के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाती है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये इस टाइम ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, जब सिर्फ मूव करने के किनारे पे आ जाती है उस टाइम इक्वालिटी होल्ड करती है। और उससे पहले ये मेरे पास आता है कि एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। इसी तरह जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल के एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। और म्यू के क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, और ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम इसकी डिपेंडेंस बहुत कम होती है, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये स्पीड पे इसके साथ वेरी करता है लेकिन हम इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने फार्मूला देख लिया। अब हमने डिपेंडेंस देखनी है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ओरिजिनल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल की फोर्स है वो हमेशा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है जिसके ऊपर बॉडी कांटेक्ट में है, जिस सरफेस के साथ बॉडी मूव कर रही है, इस सरफेस के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैरेलल है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, और हमेशा जो मोशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही ओरिजिनल मोशन को रेजिस्ट करना है, रोकना है। तो फ्रिक्शन की फोर्स कौन सी है, वो एक्चुअल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये बात याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो जिस सरफेस के साथ बॉडी कॉन्टेक्ट में है उसके पैरेलल होती है, और एक्चुअल मोशन के हमेशा ऑपोजिट होती है क्योंकि उसने रेजिस्ट करना है एक्चुअल मोशन को। इसके अलावा एक जनरल कंसेप्ट है कि जब जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम जनरली सोचते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करती है, मीन्स कि अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा जो एरिया वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो ज़्यादा जो पीक्स हैं वो आ रही हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी बॉडी को मूव करते वक्त। ये हम जनरली सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसको हम देखते हैं कि जब हमारे पास किसी बॉडी का ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आ जाता है। इसी की मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ये सरफेस है, इसके ऊपर ये मैस है, लेकिन इस मैस का सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या है, कॉन्टेक्ट में है। तो इस टाइम क्या होगा, ये जो पूरे का पूरा मैस है इसका वेट जोन से है वो सिर्फ इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। एरिया तो कम है, लेकिन एरिया कम होने की वजह से इस पॉइंट पे पूरे का पूरा वेट लाई कर रहा है, तो जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन मेरे पास ज्यादा होगी। लेकिन इसकी बजाय अगर मेरे पास ज्यादा एरिया जोन सा है वो सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, जैसे ये मेरे पास अगर मैस है,
इसका ये वाला पोर्शन की बजाय ये वाला पोर्शन सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है। अब एरिया तो ज्यादा है कॉन्टेक्ट में, लेकिन जो इस बॉडी का वेट है वो इतने हिस्से की बजाय इस पूरे हिस्से के ऊपर क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस पूरे हिस्से पे डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो एक खास पॉइंट पे प्रेशर था, अब वो पूरे हिस्से पे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, जिसकी वजह से मेरे पास जो कंपनसेशन आ जाएगी, मतलब एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्रिक्शन पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का, जो एरिया एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, इसका जो असर है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर एरिया हम ज्यादा करते हैं तो प्रेशर मेरे पास कम हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी है उसका मैस है, जो उसका वेट है, वो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह फिर एक पॉइंट पे प्रेशर कम आता है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इफेक्ट है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है।